गाइस, जब भी हम अपने सर को ऊपर उठाकर खुले आसमान में देखते हैं तो इसकी खूबसूरती और शांति को देखकर हमें एक अलग ही तरीके का सुकून मिलता है। बट व्हाट इफ कि एक दिन आपको अचानक से ये पता चले कि जिस वक्त आपको ये आसमान शांत और सुकून से भरा लग रहा है, प्रैक्टिकली उसी वक्त आपके सर के ठीक ऊपर एक ऐसी इनविजिबल वॉर भी चल रही है जो ना सिर्फ आगे आने वाले समय में हम इंसानों को हमेशा के लिए ही इस प्लेनेट अर्थ पर ट्रैप करके रखेगी, बल्कि शायद यही चीज हमारे प्लेनेट अर्थ की एज को कई हजार साल छोटा भी कर देगी। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं स्पेस के अभी तक के सबसे टेरिफाइंग सिंड्रोम कैसलर सिंड्रोम की, जो प्रैक्टिकली ना सिर्फ 2026 में स्टार्ट हो चुका है, बल्कि टेक्निकली अगर अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो यही चीज आगे चलकर हमें एक ऐसी जेल में बंद कर देगी जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए विद प्रूफ सॉल्व करते हैं एक ऐसी नई मिस्ट्री को जो फॉर श्योर हमारे फ्यूचर और आगे आने वाली जनरेशन के भविष्य को हर हाल में बदल कर रखेगी। अक्टूबर 4, 1957 सोवियत यूनियन स्पेस में अपनी हुकूमत को जताने के लिए दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करता है। यह पल अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि इसने न सिर्फ हमें स्पेस और उससे रिलेटेड चैलेंजेस को समझने में मदद की, बल्कि यह पहला ऐसा मिशन भी था जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को यह बिलीव दिला दिया कि अगर हम चाहें तो अपने प्लेनेट अर्थ से ऊपर उठकर स्पेस में भी अपने परचम को लहरा सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ स्पुतनिक 1 के सक्सेस मिशन को ऑलमोस्ट पूरी ही दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नासा के दो साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैसलर और बुर्टोन जी कोरपैलियस को यह चीज अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। समय आगे बीता और आगे आने वाले महज 20 सालों के अंदर ही हम इंसानों ने अर्थ के ऑर्बिट में ही 1939 नए मिशंस को बैक टू बैक लॉन्च किया। अब क्योंकि हर बीतते साल इन मिशंस की क्वांटिटी बढ़ती हुई चली जा रही थी, तो फाइनली डोनाल्ड कैसलर और बुर्टोन का सब्र का बांध टूटता है और वो साल 1978 में जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च में एक बेहद ही अजीब सी चीज को पब्लिश करते हैं, जिन्हें उनके द्वारा नाम दिया गया कोलाइजन फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही ये जर्नल अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा हो, लेकिन अगर हम इसके पेज 2637 के A6 सेक्शन पर नजर डालें तो वहां पर हमें ना एक ऐसी मिस्टीरियस चीज लिखी हुई दिखती है जो प्रैक्टिकली आज के समय में होना स्टार्ट हो चुकी है, और गाइस उसका नाम है द कैसलर सिंड्रोम। असल में अपने इस जर्नल में इन दोनों ही साइंटिस्ट ने यह बोला कि हमें हर एक कंट्री के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले स्पेस मिशन की क्वांटिटी को लिमिट करना चाहिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्पेस एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा खतरा वहां पर घूमने वाले मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम या फिर गैसेस से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा ऑर्बिटल वेलोसिटी से लॉन्च की गई उन लो ऑर्बिट सैटेलाइट से है जो आज की डेट में भी बहुत फास्ट स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। और देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की डेट में भी अगर हमें किसी भी सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी को निगलेक्ट करते हुए उसे लो ऑर्बिट में स्टेबल करना होता है, तो हमें उसे एटलीस्ट 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मेंटेन कराना होता है। अब इस चीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस हाइपर वेलोसिटी पर हमारा जो नॉर्मल मास और डैमेज का आइडिया है वो स्पेस में जाकर फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पर टकराने का मतलब सिर्फ क्रैश या फिर बॉडी का टूटना नहीं, बल्कि इमर्स एनर्जी का रिलीज होना है। और देखो गाइस, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम हमारे खुद के ही इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर नजर डालें तो यहाँ पर m मास को और v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, जो ये प्रूफ करता है कि जरा सी भी स्पीड बढ़ाने पर एनर्जी बहुत बड़े स्केल में बढ़ेगी। अब इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हम अगर ये मान लें कि अगर हम अर्थ पर खड़े होकर एक स्टैंडर्ड .22 कैलिबर की बुलेट को शूट करें जिसका अप्रोक्सीमेटली मास 3 ग्राम और स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, तो इस पूरे ही प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी वो लगभग 163 जूल्स के आसपास होगी। लेकिन अगर इसी पूरे सिनेरियो को हम स्पेस में जाकर करें तो क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट की टिपिकल स्पीड ही 7,800 मीटर पर सेकंड होती है, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी लगभग 91,260 जूल्स प्रोड्यूस होगी। एंड दिस क्लियरली शोज कि अगर स्पेस जैसे एनवायरनमेंट में एक छोटी पेंट की ड्रॉप भी किसी भी सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट से जाकर टकराती है तो कैसे वो उसका नामो निशान ही खत्म कर देती है। वेल गाइस, अगर अब ये सुनने के बाद आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए,
क्योंकि गाइस प्रॉब्लम तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। असल में अकॉर्डिंग टू कैसलर, अगर हम किसी भी कंट्री के स्पेस मिशन की क्वांटिटी को सर्टेन नहीं करेंगे तो हम आगे आने वाले समय में अर्थ के लो ऑर्बिट में इतनी सैटेलाइट्स और ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर देंगे कि वो किसी न किसी तरीके से मिस कैलकुलेशन या दूसरे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आपस में ही टकराने लगेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसा अभी मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर स्पेस में कोई छोटा सा भी ऑब्जेक्ट किसी सैटेलाइट से टकराता है तो उसका क्या हल होता है, तो इस केस में अगर इतनी फास्ट स्पीड से दो सैटेलाइट्स आपस में टकराएंगी तो वो एक दूसरे को सिर्फ खत्म ही नहीं करेंगी, बल्कि क्योंकि ये टकराव बहुत तेज स्पीड से होगा तो वो हजारों नए कचरे को, जिन्हें हम स्पेस डिब्रीज कहते हैं, उनको भी जनरेट करेंगी। और फिर ये जब हजारों स्पेस डिब्रीज बाकी की हजारों सैटेलाइट से टकराएंगी तो वो और बड़ी क्वांटिटी में स्पेस डिब्रीज को जनरेट करेंगी और इसके बाद शुरू होगी एक ऐसी चेन रिएक्शन जो ना सिर्फ हमारे अर्थ के लो ऑर्बिट को कचरे से भर देगी, बल्कि वो हमें एक तरीके से इसी प्लेनेट पर कैद भी कर देगी। अब देखो गाइस, जब साल 1978 में कैसलर ने ये थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रखी थी तो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी ने इस थ्योरी का भर भर कर मजाक उड़ाया था, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जिस चीज का वो मजाक उड़ा रहे हैं, साल 2009 में वही चीज उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बनेगी। फरवरी 10, 2009 हर दिन की तरह यूएस का एक डिपार्टमेंट अपनी इरिडियम 33 एक्टिव यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट से डेटा को कलेक्ट कर रहा था कि तभी अचानक से वहां के ऑफिसर्स ये नोटिस करते हैं कि उनकी इस सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया है। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब इसलिए थी क्योंकि एक तरफ तो ये सैटेलाइट काम नहीं कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ये स्पेस रेडार से भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। समय आगे बीता और कई घंटों तक किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि आखिर उनकी यह सैटेलाइट ऐसे जादू की तरह गायब कैसे हो सकती है। इंटरेस्टिंगली यूएस का ये कंफ्यूजन आगे चलकर किसी और ने नहीं बल्कि रशियन आर्मी ने ही दूर किया, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आकर ये बोला कि यूएस की इरिडियम 33 सैटेलाइट उनकी कॉस्मोस 2251 सैटेलाइट, जो कि साल 1995 से बेकार पड़ी एक सैटेलाइट है, उससे जाकर टकरा गई है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इसके बाद जब इन दोनों ही सैटेलाइट के इंपैक्ट पर नजर डाली गई तो जो डेटा सामने आया उसने लिटरली पूरी दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज को हिला दिया, क्योंकि ये डेटा क्लियरली ये दिखा रहा था कि ये दोनों ही सैटेलाइट्स एक दूसरे से अप्रोक्सीमेटली 42,120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकराई है। ये इंपैक्ट इतना ज्यादा तेज था कि सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड्स में ही ये दोनों सैटेलाइट्स छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गई और ये मलबा वहां पर इतनी एनर्जी के साथ क्रिएट हुआ कि कुछ पलों के लिए ये एक एक्सपेंडिंग क्लाउड के जैसा बिहेव कर रहा था। ये चीज अपने आप में हमारी आंखें खोल देने वाली इसलिए भी थी क्योंकि सिर्फ इस छोटी सी ही टक्कर ने ही स्ट्रेट अवे अर्थ के लो ऑर्बिट में स्पेस डिब्रीज के परसेंटेज को 20% तक बढ़ा दिया था। और आज की डेट में भी जब आप इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, इस टाइम पर भी हमारे अर्थ के लो ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स के लगभग 1700 ट्रैकेबल पीसेस ऐसे ही मलबे की तरह अर्थ के चारों तरफ फैलकर एक तरीके की शेल बना चुके हैं। और इस पॉइंट पर अगर आपको यह लग रहा है कि यह चीज सिर्फ नॉन ह्यूमन मिशंस या फिर सैटेलाइट्स तक ही सीमित है, तो गाइस दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी कभी भी खुलकर लोगों के साथ डिस्कस नहीं करेगी। नवंबर 15, 2021 रशियन स्पेस एजेंसी अपनी एक पुरानी सैटेलाइट कॉस्मोस 1408 को अर्थ के लो ऑर्बिट से साफ करने के लिए PL-19 नोडॉल मिसाइल को उसे हिट करने के लिए लॉन्च करती है। कैलकुलेशन पूरे ही तरीके से साफ था कि ये मिसाइल इस सैटेलाइट को हिट करेगी, जिसकी वजह से हाइपर वेलोसिटी इस सैटेलाइट की डिब्रीज को एक कचरे के बड़े क्लाउड में कन्वर्ट कर देगी। बट गाइस, प्रैक्टिकली स्पेस एक ऐसी जगह है जो बार बार हम इंसानों की साइंस और हमारी खुद की कैपेबिलिटी को चुनौती देता है। असल में जैसे ही रशियन स्पेस एजेंसी की ये मिसाइल इस सैटेलाइट को हिट करती है, ये सैटेलाइट 480 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर डिब्रीज क्लाउड बनाने की बजाय हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। अब क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑल्टीट्यूड के लगभग बराबर ही है, तो आगे की कैलकुलेशन ये बात क्लियर कर रही थी कि महज 93 मिनट के अंदर इस सैटेलाइट्स के लगभग 1500 टुकड़े ISS के रास्ते को क्रॉस करेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि उस समय ISS में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स का
क्या हाल हुआ होगा। उन पर तुरंत ही सुबह सुबह कॉल की जाती है और उन्हें सेफ हेवन प्रोटोकॉल को फॉलो करने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके चलते हुए रशियन कॉस्मोनॉट्स को तुरंत ही सोयूज MS-19 कैप्सूल में बिठाया गया, जबकि नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस में। प्रोटोकॉल पूरे ही तरीके से क्लियर था कि अगर बाई चांस एक पीस भी ISS को हिट करता है तो उन्हें तुरंत ही इजेक्ट करके वापस सेफली अर्थ पर लैंड करना है। फॉर्चुनेटली उस सैटेलाइट का कोई भी पीस ISS को हिट नहीं करता, लेकिन जरा सोचिए कि अगर उस वक्त ये चीज हो जाती तो ना सिर्फ हम स्पेस रेस में काफी ज्यादा पीछे हो जाते, बल्कि शायद हम स्पेस में दोबारा जाने की हिम्मत भी ना करते। अब क्योंकि ये इंसिडेंट हमारी सारी ही स्पेस एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा फेलियर था, तो आज की डेट में भी कोई भी स्पेस एजेंसी इस इंसिडेंट को खुलकर दुनिया के साथ डिस्कस नहीं करती। तो चलो गाइस, अब इस पॉइंट पर 3 सवाल जो 100% आपके दिमाग में खड़े हुए होंगे वो ये है कि भाई स्पेस तो इनफाइनाइट है ना, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि अर्थ के लो ऑर्बिट में ये ट्रैफिक जैम जैसी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो रही है जो शायद एक तरीके से एक लोहे की जेल को ही हमारे चारों तरफ बना रही है। इसके बाद नंबर 2 कि चलो मान लेते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन अगर ये चीज इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो भाई इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। और नंबर 3 एंड मेन कि भाई क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फ्यूचर में हम इस स्पेस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे या हम हमेशा के लिए कैद होकर रहेंगे। तो चलो गाइस, इन सारे ही क्वेश्चन के साइंटिफिक आंसर को भी जानने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, साल 1970 तक दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसी हमारी ही सोच वाली फिलॉसफी के ऊपर काम करती थी, जिसमें उन्हें यह लगता था कि भाई क्योंकि स्पेस इतनी बड़ी जगह है तो यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स का टकराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसलिए उस समय जितनी भी सैटेलाइट्स को अर्थ के अराउंड लॉन्च किया जाता था उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर आया साल 1978 का वो दौर जब कैसलर ने पूरी दुनिया की आंखों को खोलने का ट्राई किया। इंटरेस्टिंगली इस टाइम पीरियड में उन्होंने न सिर्फ कैसलर सिंड्रोम के बारे में दुनिया को बताया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये चीज हमारे अर्थ के लो ऑर्बिट के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। असल में अकॉर्डिंग टू कैसलर ये स्पेस डिब्रीज का खतरा हर एक जगह पर एक साथ नहीं रहता। प्रैक्टिकली ये 600 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा बड़ा है। असल में इस रीजन को स्पेस का प्राइम रियल एस्टेट कहा जाता है, जहां पर आज की डेट में हमारी वेदर सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स और अलग अलग तरीके की टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मौजूद है। अब प्रॉब्लम यह है कि 600 किलोमीटर के ऊपर एटमॉस्फेयर का ड्रैग बहुत कमजोर होता है, जिससे 400 किलोमीटर पर कचरा कुछ ही महीनों में नीचे गिर जाता है। लेकिन बात अगर 800 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर की जाए तो यहाँ पर कचरा कई सदियों तक घूमता रहता है, और यही वो एक कारण है जिसके चलते हुए आज की डेट में भी इस रीजन में सैटेलाइट्स के कचरे के साथ साथ हमारे एस्ट्रोनॉट्स के टूल्स, जिसमें रिंच और स्क्रू ड्राइवर भी मौजूद है, वो भी प्रैक्टिकली भाई कई दशकों से हमारे अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि इस रीजन में कचरा बहुत लंबे समय के बाद नेचुरली साफ होता है, तो टेक्निकली जितना कचरा ओवर टाइम पीरियड साफ होना चाहिए था, हम उससे कई गुना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में नई सैटेलाइट्स को वहां पर भेजकर और कचरे को बना देते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में जेन्युइनली ये रीजन इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है कि टाइम टू टाइम हमें हमारे ISS की भी हाइट को कम और ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई ना कोई स्पेस डिब्री उसे भी खत्म कर देगी। अब दिमाग हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि अपनी इसी रिपोर्ट में कैसलर ने यह भी प्रेडिक्ट किया था कि साल 2000 के आसपास तक हम इस रीजन में डिब्रीज का कचरा नेचुरल मीटेरॉइड से भी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा कर देंगे। एंड गेस व्हाट, उनकी ये प्रेडिक्शन ना सिर्फ सच साबित हुई, बल्कि भाई हम तो 2 कदम और आगे निकल गए। असल में बात अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा साल 2025 में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट की जाए तो हम लिटरली 1.2 मिलियन ऐसे स्पेस कचरे को अपने अराउंड जनरेट कर चुके हैं, जो लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर वक्त हमारे सर के ऊपर घूम रहा है, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। अब भले ही इस रीजन को साफ करने के लिए हम हमारी बहुत सी सैटेलाइट्स को टाइम टू टाइम पॉइंट नीमो पर क्रैश करते हो, बट प्रैक्टिकली आज की डेट में हमारी बहुत सी ऐसी सैटेलाइट्स और स्पेस डिब्रीज इस रीजन के अंदर मौजूद है जो इसे बहुत ज्यादा कंजस्टेड कर रही हैं। तो जस्ट इन केस अगर ये चीज इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई
चली गई तो सबसे पहले तो हमें हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वहां से हटाना होगा। नंबर सेकंड, आज की डेट में काम कर रही हमारी जीपीएस, टेलीकम्युनिकेशन और अलग अलग तरीके की सैटेलाइट्स जो कि इंटरनेट और बैंकिंग से भी रिलेटेड है, वो सभी भी इन फ्यूचर कभी भी काम करना बंद कर सकती हैं। क्योंकि देखो, जैसे जैसे ये एरिया और ज्यादा कंजेस्टेड होता हुआ चला जाएगा, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आगे आने वाले कुछ ही सालों में ना ही हम अर्थ के अराउंड और आउटर स्पेस में कोई मिशन लॉन्च कर पाएंगे और ना ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने और इन फ्यूचर अर्थ को छोड़कर कहीं और सेटल होने के अपने सपने को साकार कर पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली इतने कचरे के अंदर से बाहर आउटर स्पेस में सेफली किसी भी मिशन को लॉन्च कर पाना ही ना भाई, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और इसके साथ ही आज की डेट में जो आउटर स्पेस से हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं जो आगे आने वाले समय में हमारे अर्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, भाई इस कचरे के चलते हुए हम उन्हें भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में हम एक ऐसी लोहे की बनी हुई जेल के अंदर खुद को डाल चुके हैं जहां से बाहर निकलने की बजाय हम हर दिन उसमें और ज्यादा फंसते हुए चले जा रहे हैं। तो फिर इस पॉइंट पर भाई क्या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं? वेल गाइस, अपने दिल को सख्त कर लीजिए क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जिसकी कल्पना शायद आपने सपने में भी नहीं की होगी। तो देखो गाइस, आज की डेट में इस चीज को टैकल करने के लिए 3 अलग अलग तरीके के मिशंस किए जा रहे हैं, जिसमें बात अगर पहले मिशंस की जाए तो वो है ADR। असल में इसमें एक रोबोट को लो ऑर्बिट अर्थ में लॉन्च किया जाता है, जिसका काम टारगेट के पास जाकर अपनी आर्म से उसे पकड़ना होता है और फिर थ्रस्टर्स का यूज करके खुद को और टारगेट को एटमॉस्फेयर में जलाना होता है। लेकिन आयरनी तो ये देखिए कि जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इस रोबोट को उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च किया, वो ऑब्जेक्ट कैसलर सिंड्रोम को फॉलो करते हुए पहले ही जाकर दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा गया और अगस्त 2023 में इसकी ये टेस्टिंग डिले हो गई। इसके साथ ही बात अगर दूसरे मिशन की करूं तो उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि जापानीज स्पेस एजेंसी एक बहुत बड़े मैग्नेट का यूज करके टम्बलिंग सैटेलाइट्स को पकड़ सकती है। जिसके बाद साल 2024 में इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया और प्रोटोटाइप बेसिस पर यह मिशन ठीक ठाक सा ही काम कर रहा है। इसके बाद ही बात अगर तीसरे मिशन की जाए तो वो है 5 ईयर पॉलिसी, जिसके तहत अब 25 साल नहीं बल्कि सिर्फ 5 सालों तक ही कोई भी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट कर सकती है। इसके लिए उसे कुछ इस तरीके से लॉन्च किया जाएगा कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड स्पेस ड्रैग की वजह से ही वो खुद ब खुद ही जलकर खत्म हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन डेटा ये कहता है कि हम बिल्कुल एज पर खड़े हुए हैं और अभी हम इतने केपेबल नहीं है कि हम इन चीजों को रोक सकें। और इसीलिए इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि एटलीस्ट हम इस चीज के लिए अवेयर हो सके कि भाई हम इंसानों ने हमारे अर्थ की किस किस लेवल पर बैंड बजा रखी है। हालांकि देखो, इस सेक्टर में क्या होगा और क्या नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम बस ये प्रे कर सकते हैं कि कैसलर सिंड्रोम जो हकीकत में होना शुरू हो चुका है, बस वो अपने अंत तक ना पहुंचे और हमारे रिसर्चर्स के साथ साथ आम लोगों को भी ये बात समझ में आए कि प्रकृति के साथ खेलना मजाक नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ 7000 लाइक तक इसे जरूर पहुंचाइएगा। आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।